हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज पहली बार हम बोया के माइक, बोया भाई यमन से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, आवाज़ ठीक से आपको मिल पा रही है कि नहीं। ठीक है, आज जो हमको लेक्चर लेना है, जिस बारे में हमको बताना है, वो है क्लास 11th का एक टॉपिक जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, या हिंदी में इसको कहें कोशिका जीवन की इकाई। आज हम लोग को बात करना है कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपके स्क्रीन पे इस समय जो फोटो दिख रहा है वो एक कोशिका का है, एक सेल का है। आज हमको इसी के बारे में बात करना है और आज हम इसी सेल के बारे में बताएंगे, इसके की क्या क्वालिटी होती है, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, उन संरचनाओं का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात कोशिका के हम शुरुआत करते हैं। कोशिका क्या होती है? अगर हम कोशिका की डिफिनीशन की बात करें तो कोशिका होती है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कैसे हम समझ पाए कि कोशिका जो होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? देखें, अगर हम एक सेल के बारे में बात करें, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर के बनी होती है, या हिंदी में कहें तो कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। तो अगर हम सेल के बारे में बात करें तो ये देखिए एक सेल है, यहाँ पर और एक सेल आ गई, और एक सेल आ गई, और एक सेल आ गई। ढेर सारी सिमिलर टाइप की सेल्स, ढेर सारी सेम प्रकार की, सेम नेचर वाली सेल्स, कोशिकाएं जब एक साथ आती हैं तो उसको हम ऊतक कहते हैं या उसको हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब ढेर सारे टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन को बनाते हैं और ढेर सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक बॉडी को, पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जैसे हमारा हाथ हो गया, आंखें हो गई, कान और नाक, ये सारे ऑर्गन हैं जो मिलकर के हमको बनाए हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म को, एक ह्यूमन बीइंग्स को बनाए। ठीक है, वैसे ही ये सारे ऊतक, ऑर्गन, अंग मिलकर के पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, पूरे जीव को बनाते हैं। अगर हम एक कोशिका की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, उसके विशेषताओं के बारे में बात करें, तो एक कोशिका जो होती है, एक कोशिका, कोई एक सिंगल सेल, ये पूरी तरह से फ्री कंडीशन में ये जीवित रह सकती है। इसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकती है, और इस कोशिका में गुणन की टेंडेंसी पाई जाती है, मल्टीप्लाई होने की टेंडेंसी पाई जाती है। जैसे यहाँ पर एक कोशिका है, ये आगे चल करके एक से ज्यादा कोशिका में डिवाइड हो सकती है, ठीक है, बढ़ सकती है। और कोशिका में खास बात क्या होती है? कोशिका के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर, वो सारे सेल्स में एक जैसे होते हैं। जैसे ये कोई कोशिका है, इसके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट होगा, जितना प्रोटीन का कंटेंट होगा, जितना लिपिड का कंटेंट होगा, या जितना कार्बोहाइड्रेट होगा, उतना ही दूसरी कोशिका के अंदर भी होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी खास बात है, इसकी विशेषता है। और इसकी विशेषता क्या होती है? और अगर हम कोशिका के बारे में बात करें तो कोशिका के अंदर जो कार्य चलते हैं, ठीक है, जो सारी प्रक्रियाएं एक कोशिका के अंदर, इस कोशिका के अंदर जो सारी प्रक्रियाएं चलेंगी, वो सारे कोशिकाओं के अंदर पाई जाएंगी। हर एक कोशिका में वो सारी प्रक्रियाएं पाई जाएंगी। जैसे अगर एक कोई कोशिका है जो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, कोशिकीय श्वसन करता है, तो सारे कोशिकीय श्वसन करेंगे। एक है जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, तो सारे कोशिका में ये कैरेक्टर मिलेगा कि वो अपने बेकार की चीजों को, अपने अंदर बने हुए बेकार की चीजों को बाहर निकाल सके। ये बात हुई कोशिका की विशेषताओं के बारे में। अब हम बात करेंगे कोशिका दिखती कैसी है और कोशिका में कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में, कोशिका के संरचना के बारे में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका जीवन की इकाई कैसे है, क्योंकि यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। यही वो इकाई है जिससे लाइफ की, जीवन की शुरुआत होती है। ये कोशिका है,
जो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, लेकिन वो सरवाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। अब देखें आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है पादप कोशिका, ठीक है, प्लांट सेल है ये एक प्लांट सेल है, पादप कोशिका है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ ऐसी ही सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एनिमल सेल के अंदर भी, लेकिन थोड़ा फर्क होता है उसमें, जैसे सेल वॉल उसमें नहीं होता है, इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट वहां पर देखने को नहीं मिलेगा एनिमल सेल में। और आपको ये संरचना जिसको वैक्यूल बोलते हैं या हिंदी में कहें तो रिक्तिका बोलते हैं, ये भी आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्लांट सेल के बारे में देखेंगे कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उनके क्या फंक्शन हो सकते हैं और वो दिखते कैसे हैं। हम शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस से। ये देखें केंद्र में, सेंटर में पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक का काम क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस एक और संरचना पाई जाती है, एक और आकृति या एक संरचना देखने को मिलती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। इसके अंदर ढेर सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, हमारे आनुवांशिक सूचनाओं को ये निहित करता है, अपने अंदर आनुवांशिक सूचनाओं को निहित करता है। अब ये आनुवांशिक सूचनाएं क्या होती हैं? आनुवांशिक सूचनाएं वो सूचनाएं होती हैं जो एक जीव के बारे में बहुत सारी बातों को बताती हैं कि जीव कैसा होगा, उसका फंक्शन क्या होगा और बहुत सारी चीजें। जैसे हम क्या करें, अपने बारे में कोई फोल्डर बना करके कहीं सेव करके मेमोरी कार्ड में रख लें, तो वो मेमोरी कार्ड जब कहीं भी इंसर्ट किया जाएगा तो उस फोल्डर को खोलेंगे तो हमारे बारे में बहुत सारी जानकारी वहां पर मिल पाएगी। वैसे ही केंद्रक होता है जिसके अंदर जीव के बारे में सारी जानकारी होती है, और ये जब न्यूक्लियस दूसरे सेल के अंदर जाता है तो उसमें उस सेल के अंदर भी यही सारे इंफॉर्मेशन चले जाते हैं, यही सारे आनुवंशिक गुण चले जाते हैं। ऐसे ही ट्रांसफर होता है माँ बाप से बेटों में, माँ बाप के लक्षण चले जाते हैं, माता पिता से बच्चों में जो लक्षण आते हैं वो इसी न्यूक्लियस, इन्हीं जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये केंद्रक के बारे में हमने बात कर दिया, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस होता है उसके बारे में बात किया। अब देखेंगे हम लोग लाइसोसोम के बारे में। ये छोटी सी संरचना जो आपको दिख रही है लाइसोसोम होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं लायनकाय, इसको सुसाइड बैग कहते हैं, आत्मघाती थैला। ये जरूरत पड़ने पर खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये भी एक कोशिकांग है जो सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन वाला नहीं होता। फिर उसके बगल में एक संरचना देखने को मिल रही है जिसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख पाए। ये संरचना जो होती है, ये कोशिकांग जो होते हैं वो लिपिड के सिंथेसिस के लिए, मतलब वसा के संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। ये इनके अंदर रिस्पांसिबिलिटी होती है, उसके लिए उत्तरदायित्व होता है कि वसा का संश्लेषण करेंगे ये लोग, ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, रफ मतलब खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका। ये संरचनाएं किसके लिए रिस्पांसिबल होती हैं? इनके अंदर क्वालिटी पाई जाती है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करें, प्रोटीन का संश्लेषण करें, ठीक है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करेंगी और ये स्मूथ वाली क्या करेंगी, लिपिड का सिंथेसिस करेंगी, लिपिड का संश्लेषण करेंगी, ठीक है। आपने देख लिया लाइसोसोम को देखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं, कुछ धागे जैसी संरचना होती है जो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। ये आपकी सेल वॉल हो गई, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, आप लोग देख पा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है, या इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये आउटर वाला जो होता है ये सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल जो एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है सेल वॉल, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो धागे जैसी संरचना होती है। और गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जो होती है ये एक प्रकार का एपरेटस होता है, इसका दूसरा नाम गोल्जी एपरेटस भी